नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी का 9th चैप्टर सजीव और उनका परिवेश के अंतर्गत स्टडी करेंगे। किस तरीके से सजीव और वो अपने एटमॉस्फेयर के आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उनके बारे में किस तरीके से अपना मैनेजमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सजीव और उनका परिवेश। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि मरुस्थल में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी और याक एवं समुद्र तट के किनारे जो है केकड़े और मछलियाँ इत्यादि पाई जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सजीवों का जो परिवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवास एवं अनुकूलन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि आवास हम किसे कहते हैं, आवास की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम अनुकूलन की देखेंगे और उसके जो है टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आवास किसे कहते हैं कि किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। ये उसकी डिफिनीशन हो गई आवास की। ठीक इसी तरीके के अनुकूलन किसे कहते हैं, तो जिन विशिष्ट परिस्थितियों अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है वो क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। तो ये दोनों डिफिनीशंस जब हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है कि ये जो आवास होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग एक झलक डाल लेते हैं। तो स्थलीय और जलीय दो तरीके के जो है आवास होते हैं सजीवों के। और उनमें जो है ये स्थली जो है, स्थली का टाइप्स जो हो गया है उसमें आपका मरुस्थल आ गया, मरुस्थल हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र और घास के मैदान ये हमारे जो है किस कैटेगरी में आ गए, ये आ गए स्थलीय वाले। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट जो कैटेगरी बनेगी वो जलीय में क्या होंगे, समुद्र, तालाब और झील, ये या दलदल के स्थान, नदी इत्यादि, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये जलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल या खारे पानी में रहते हैं एवं श्वसन के लिए किस तरीके से जो उसमें जल में विलेय ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। ये तो समुद्री जंतुओं और पौधों के लिए हो गया। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में होता है, मरुस्थल में बहुत दिनों तक दिन जो है गर्म होते हैं और रातें जो है बहुत ठंडी होती हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल भी भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देख सकते हैं। और ऊँट की संरचना विशेष रूप से कैसी होती है, उसको मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं ताकि उसका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रह सके और मूत्रोत्सर्जन की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है और उसका जो मल होता है वो शुष्क होता है और उन्हें जो पसीना लगभग नहीं आता है क्योंकि उनके शरीर में जल का जो ह्रास होता है या उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए ऊँट जो है जल के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो ये उनकी विशेष प्रकार की संरचनाएं ही उनको एक विशेष परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं उनकी जो एक विशेष प्रकार की संरचना होती है और उन्हें जो है उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए उनको अनुकूलित करती हैं। जो मछलियाँ होती हैं सभी मछलियों का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है। यह आकृति उन्हें जल के अंदर क्या करता है कि तैरने में उनकी मदद करती है। और मछली के पंख एवं पूँछ चपटी हुई होती है, जल के अंदर उनको दिशा और संतुलन बनाए रखने में उनकी सहायता करती है। जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, मछली के जो है गिल यानी कि क्लोम होते हैं और ये जो श्वसन की क्रिया है ये अपने गिल के द्वारा ही कंप्लीट करती हैं। तो ये पॉइंट हमारा सबसे मेन है इसके अंतर्गत, इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। श्वसन क्रिया जो है मछलियाँ गिल या क्लोम के द्वारा करती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम देखते हैं कि सजीव की उन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः
पाए जाते हैं, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में वो लोग रहते हैं उनमें उसको विशेष प्रकार की अनुकूलन प्राप्त होता है। जिन विशिष्ट ये हम लोगों ने पहले ही डिफिनीशन में देख लिया है कि जिन विशिष्ट परिस्थितियों में वो जो है रहते हैं जीव जंतु जिस परिवेश में, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने आवास की भी डिफिनीशन को पहले ही देख लिया है। ये टाइप्स हो गए किस तरीके से हमारे जो है स्थलीय आवास होते हैं, उनमें हम लोगों ने पहले ही कैटेगराइज करके देख लिया है कि मरुस्थलीय, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र वगैरह जो है ये किस में आते हैं, स्थलीय आवास में आते हैं। और जलाशय, दलदल, नदियाँ, झील, समुद्र इत्यादि जो है ये जलीय आवास में ही की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जैविक और अजैविक घटक भी होते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैविक घटक हैं, और इसी तरीके से चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं जो आवास के आसपास पाई जाती हैं वो किस तरीके के घटक हैं, वो हमारे अजैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी हमारे किस तरीके के घटक हैं, ये अजैविक घटक। वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक जो है सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अनुकूलन और पर्य अनुकूलन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो अनुकूलन होता है ये हजारों सालों के बाद जो है की प्रक्रिया होती है, उसमें ये लोग अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। जबकि पर्य अनुकूलन जो होता है ये अल्प अवधि के लिए किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को जो है हम पर्य अनुकूलन कहते हैं। जबकि अनुकूलन जो है एक लंबी प्रक्रिया है, ये अल्पकाल वगैरह में कंप्लीट नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे अनुकूलन और पर्य अनुकूलन में रहे। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो आवास होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कैटेगराइज किए हैं कि स्थलीय आवास कौन कौन से होते हैं और जलीय आवास कौन कौन से होते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मरुस्थल जो है किसके लिए अनुकूलित होता है। तो मरुस्थल जो है ऊँट वगैरह के लिए अनुकूलित होते हैं, वो उस माहौल में अपने आप को। और अन्य जंतुओं जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं नागफनी वगैरह के जो कि जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, वो वहाँ पे जो है अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ पौधे पर्वतीय क्षेत्रों में जो उगते हैं वो सामान्यतः बहुत जो है ऊंचे होते हैं और हिमपात वगैरह को फेस करने के लिए वो अनुकूलित होते हैं। उनकी पत्तियां जो है शंक्वाकार होती हैं। तो इस तरीके की जो है जो तुम्हारे वृक्ष होते हैं शंक्वाकार वृक्ष होते हैं, शाखाएं तिरछी होती हैं, पत्तियां जो है पत्तों की सुई के आकार की होती हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो है पेड़ पौधे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जानवर जैसे ये तेंदुआ है, याक है, और ये तो आपकी पहाड़ी बकरी हो गई, ये इस तरीके के एटमॉस्फेयर में होते हैं कि अपने आप को अनुकूलित रह पाते हैं। और जलीय आवासों में आते हैं तो समुद्र वगैरह के किनारे जो है हम देखते हैं मछली, केकड़े वगैरह, इस तरीके से मछलियां जो होती हैं उनका शरीर इस तरीके से अनुकूलित होता है कि वो पानी में अपना आराम से तैर सकें, शिकार कर सकें। ये सब चीज़ें जो है, और अपना शरीर जो श्वसन क्रिया है वो भी उसी में से जो ऑक्सीजन जल में घुलित है उसी से कंप्लीट कर सकें। जो डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु होते हैं जिनमें क्या होती है, गिल नहीं होती है, ये सिर पर नासादार अथवा वात छिद्रों द्वारा ही सांस लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के भी रह सकते हैं। समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर ये अपने जो नासाद्वार में जल भर जाता है उसको बाहर निकालकर और स्वच्छ हवा जो है पुनः अंदर भर लेते हैं और लंबे समय तक ये पानी के अंदर रहते हैं। इसी तरीके से तालाब और झीलों में मेढक वगैरह रहते हैं। तो मेढक एक जो है कैसा होता है जंतु जो जल और थल दोनों में रह सकता है, वो उस कैटेगरी में आता है। और जो मेढक के पिछले पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं ताकि उन्हें छलांग लगाने में आसानी रहे, शिकार होती है उसको पकड़ने में आसानी रहे। और पिछले पैर में जो है जाल युक्त पादांगुलियाँ होती हैं जो उन्हें क्या करता है, तैरने में उनकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये दो कैटेगरी के रहे आवास उनके, स्थलीय और जलीय दोनों में ही समस्त सजीव जंतु और पौधे दोनों ही अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं।
तो सजीवों को जो उनके विशेष लक्षण होते हैं तो उनमें क्या है कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सभी सजीव जो है अपनी वृद्धि के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा उनको भोजन से मिलेगी, इसलिए सभी जो है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो उसी हिसाब से हमारे शरीर में ग्रोथ भी देखी जाती है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो बहुत ही मतलब अनमेच्योर अवस्था में होता है, तो धीरे धीरे वो किस तरीके से जो है इस अवस्था से होते हुए हमारी स्टेज तक पहुंचता है। और इसी तरीके से जंतुओं में देखते हैं कि एक अंडे से चूजा बनता है, चूजे से फिर बाद में बड़ा होकर वो मुर्गा या मुर्गी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सजीवों में क्या होती है, उनमें विकास वृद्धि जो है परिलक्षित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पैर जो है अचानक आगे पे पड़ जाए तो हम तुरंत पैर को अपना खींच लेते हैं, या कहीं कांटे पे ऊपर हमारा पैर पड़ गया तब भी हम तुरंत अपना जो है पैर खींच लेते हैं। अचानक हम छाया से अचानक धूप में निकलते हैं तो हमारी आंखें जो हैं खुलने नहीं खुलती हैं, अचानक जो है बंद हो जाती हैं। ये भी एक उद्दीपन का ही असर है। या हम कोई अच्छी जो खाने पीने वाली चीज़ है उसको देख के हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो ये सब किस तरीके की अनुक्रिया हैं? ये उद्दीपन की अनुक्रिया हैं। इसी तरीके कुछ पौधे होते हैं जिनको छू लेने से वो मुरझा जाते हैं, या जैसे कुछ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि केवल रात्रि को ही उनमें पुष्प वगैरह आते हैं, तो रात्रि में ही खिलते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो अनुक्रियाएं हैं होती रहती हैं। तो इससे क्या परिलक्षित होता है कि इनमें जो है उद्दीपन की अनुक्रिया सभी सजीवों में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं? तो सभी सजीव का उत्सर्जन करते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम अपना जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें से जो हमारे शरीर को नीड होती है जिसकी, वो तो पार्ट अब्जॉर्व कर लिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो जीवों की क्रिया रही है। जीवों में हम भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आता है, और गाय भैंस बकरी इत्यादि भी आते हैं। और पेड़ पौधे किस तरीके से इसका उत्सर्जन करते हैं? तो पेड़ पौधे जिसमें उनको आवश्यकता नहीं होती जिस पदार्थ को, तो वो अपने किसी एक स्थान पर उस पार्ट को एकत्रित कर देते हैं जो अनयूजफुल होता है, या फिर रिसाव के रूप में भी वो बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है उत्सर्जन का कार्य सजीवों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो सभी सजीव प्रजनन करते हैं। एक अपनी लाइफ साइकिल को आगे मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित होती है, तो यदि वो अपनी पीढ़ी को आगे चलाना चाहते हैं तो प्रजनन प्रत्येक जीव को करना होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं पक्षी के अंडे आगे स्फुटित होकर क्या जाते हैं, नवजात शिशु बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे जो होते हैं छोटे से, उसके बाद उनका जो है मनुष्य में कन्वर्ट हो जाना, ये सब क्या दिखाता है कि प्रजनन मनुष्य भी करता है, जंतु भी करते हैं। इस तरीके से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि जो है सभी प्रजनन क्रियाएं करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सभी जो है सजीव प्रजनन करते हैं। पेड़ पौधे भी करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो है गुलाब की छड़ को हम काट के उसको जो है गाड़ देते हैं और उससे जो है एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। ये जो है कलम विधि द्वारा किया जाता है। और आलू जो है, आलू से हम आलू को काट कर, आलू एक कायांतरित या कह लो कि उसकी अपने ही कायिक उससे जो है भाग से आलू का जो है दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है कायिक भाग से जो उत्पन्न होने वाली होता है उसको ये आलू का हो गया, और गुलाब का हो गया कलिका के द्वारा, ये जो कलम विधि के द्वारा होता है। तो प्रजनन लगभग सभी जंतु और पौधे दोनों ही करते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना खुद का मूवमेंट करते हैं, खुद गाय भैंस बिल्ली और इस तरीके से सभी लोग जो है मूवमेंट करते हैं, तो सजीवों में गति होती है। अब बात रही पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे किस तरीके से गति करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है अपनी ग्रोथ करके या अपने किसी भाग को विकसित करके
इस तरीके से अपनी ग्रोथ को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सभी में जो है क्या होती है, ग्रोथ की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारे आज के चैप्टर की मुख्य थीम रही, और ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको इस चैप्टर की पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और ये इसके नीचे जो है हमने अपना कुछ नोट्स भी अटैच कर रखा है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आप जो है टू द पॉइंट आप इस चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इस तरीके से ये इस पूरे वीडियो लेक्चर की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर और ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ने से ही आपको और अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।